तो अपन देखेंगे अब से ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितने सारे ग्लैंड्स हैं, वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं और उनका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं। दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा ये। चलो, अब ये हमारा क्या है भैया, ये ब्रेन वाला हिस्सा है यहाँ से, है ना। ये ब्रेन वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर ब्रेन में मैंने एक चीज दिखा दिया आपको, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक, ये क्या है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, देन अब बेटा हाइपोथैलेमस के ऊपर आपको मिलेगा एक पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो ये जो हो गया हमारा हेड रीजन में मिलेगा। तीन ग्लैंड, क्या क्या, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हमारा हेड रीजन में होगा, ये ब्रेन में पाया जाएगा। ठीक है, ब्रेन वाले रीजन में पाया जाएगा। फिर हेड से हम थोड़ा नीचे उतरेंगे, हमको ये हिस्से में कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही हम नीचे आएंगे, हेड के नीचे नेक में आएंगे, तो नेक रीजन में हमको मिलेगा क्या, बोलो, अरे बोलो भाई। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये एच शेप्ड दिख रहा है, थायराइड ग्लैंड, एच शेप्ड थायराइड ग्लैंड। ये हमको थायराइड ग्लैंड मिलेगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को मैं और बताऊंगा तो इसके चार कोने में पैराथायराइड ग्लैंड भी मिलता है ना, उसको हम बाद में देखेंगे। तो साथ में इसका पैराथायराइड ग्लैंड भी मिलेगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो थायराइड ग्लैंड हो गया। देन थायराइड ग्लैंड थोड़ा और नीचे जाएंगे, मीडिया स्टर्नम वाले रीजन में, तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक क्या, थाइमस ग्लैंड। हमको क्या मिलेगा, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये कौन सा वाला हिस्सा है भैया, हार्ट का जो एओर्टा होता है, एओर्टा के जस्ट ऊपर। हार्ट का जो ये हार्ट है हमारा, यहाँ से एओर्टा जाएगा, तो एओर्टा के जस्ट ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है मीडियस स्टेनम, है ना, जहाँ जैसे लॉकेट आता है मान के चलो, वो वाले हिस्से में जाएगा हमारा थाइमस ग्लैंड। देन उसके बाद हम थोड़ा और नीचे जाएंगे। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा भाई, है ना, ये हो गया हमारा इसोफेगस। देन यहाँ से स्टमक हो गया, है ना, ये ऐसा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा पेनक्रियास। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा पेनक्रियास। तो पेनक्रियास में दो पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन होता है बेटा और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। मैंने बताया था पेनक्रियास किस टाइप का ग्लैंड होता है, होलोक्राइन या हेट्रोक्राइन। तो बताओ भाई, हरलीन, हेट्रो हरलीन बताएगी, होलोक्राइन या हेट्रोक्राइन। परमिंदर बताएगी। सर हेड्रो। हम्म, ये हेट्रोक्राइन है, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट है। तो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है लैंगरहैंस कहलाता है, जिसमें हॉर्मोन्स बनेगा। चलिए, देन उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, किडनी मिलेगा। ठीक है, ये हमारा किडनी वाला हिस्सा हो गया, किडनी वाला हिस्सा हो गया। किडनी के ऊपर हमको कुछ ग्लैंड्स मिलेंगे, किडनी के ऊपर हमको कुछ ग्लैंड्स मिलेंगे जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से हमको कुछ हॉर्मोन्स मिलेगा। ठीक है ना। देन उसके बाद अगर ये बॉडी मेल की है तो हमको मिलेगा टेस्टिस। ठीक है, और अगर ये बॉडी फीमेल की है तो हमको मिलेगा ओवरी। ठीक, तो ओवरी और टेस्टिस होलोक्राइन है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आएगा, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन। ठीक है, तो ये भी हार्मोन बनाएगा। अब कौन कौन क्या क्या हार्मोन बनाता है, अब नीचे से ही चालू करते हैं। तो ओवरी कौन सा हार्मोन बनाएगा,
Progesterone and estrogen. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा बेटा ये। टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाएगा? टेस्टोस्टेरॉन। अरे ये सब तो कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ते हो भाई, है ना? Yes sir. एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुला। तो इससे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, पांच वैरायटी के। कॉर्टेक्स से 3 टाइप के हार्मोन्स बनेंगे, ठीक है, और मेडुला से 2 टाइप के हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, जैसे कि एकदम बेसिक जो हम देखते हैं, लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। पढ़े हो आप लोग इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकेगॉन दिख रहा है बेटा? इसका नाम अभी अपन नहीं दिखा सकते, बहुत सारा है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनेगा? थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन बनेगा। थायराइड ग्लैंड से क्या बनेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का ही हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे इसके जस्ट बाद, इसलिए इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ठीक है। पिनियल ग्लैंड से हमको मिलेगा मिलेटोनिन, मिलेटोनिन। अब ये मिलेटोनिन क्या होता है? ये एक हार्मोन है बेटा, स्लीपिंग हार्मोन, ठीक है। अब स्लीपिंग हार्मोन का मतलब सोने के समय बनता नहीं है, सोने के लिए बनता है। जैसे कि आपको नींद आती है रात को सोने के पहले, आप लोग बोलते हैं यार नींद आ रही है, अजीब से एकदम नींद नींद सा लग रहा है। तो ये जो नींद, वैसे तो आप लोगों को हमेशा नींद नींद सा लगता रहता है, कई लोगों को तो हमेशा सोते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में जो एक जैसे फिक्स्ड टाइम है लोगों का 10-11 बजे सोने का या 11-12 बजे सोने का, तो उसी समय आपको जो नींद का एहसास आता है, ठीक है, वो मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण आता है। और एक हमारी रूटीन हैबिट बन जाती है कि इस समय हमको नींद आएगा, हम सोएंगे। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन जो रहता है, जैसे ही आप अंधेरा होता है, मतलब रात होती है, जब हम कमरे का लाइट बंद करते हैं, तो और तेजी से ये बढ़ना चालू होता है। लेकिन ये दिन के उजाले में इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। अगर शरीर आलसी है तो अलग बात है, वो कभी भी सो सकते हैं, बट कायदे से नेचुरली अगर देखें तो मेलेटोनिन हार्मोन जो रहता है हमारी बॉडी में, रोशनी जो लाइट की रोशनी होती है उससे ये कम सिक्रीट होता है, अंधेरे में ये ज्यादा सिक्रीट होता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि सोने से पहले आपको लाइट वाइट सब बंद कर देना चाहिए, या ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोने के 1 घंटा पहले, आधा 1 घंटा पहले बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि मेलेटोनिन जो सिक्रीशन है हमारे ब्रेन में, उसका सिक्रीशन डाउन हो जाता है, जिससे कि फिर हमारी नींद उड़ जाती है या भग जाता है, ठीक है। वैसे कई लोगों की नींद बहुत सारे अलग अलग कारणों से भी उड़ी रहती है, ठीक है, वो अलग बात है, बट जनरली इसका सिक्रेशन कम हुआ तो फिर नींद कम हो जाता है, और फिर करवटें बदलते रहो रात रात भर, वही वाला सिस्टम है ना। कई बार कई लोगों के साथ होता है, एक टाइम पे अगर आपको सोने की आदत है, उस टाइम आप नहीं सो पाए, उसके बाद आपको नींद जल्दी नहीं आती, होता है, कितने लोगों के साथ होता है? Yes, sir. और बाकी लोगों के साथ नहीं होता है क्या? सबको Yes नींद आ sir, जाती होता है। अच्छी, है ना? तो इसका जो कारण होता है बेटा, हमारा स्लीप अवेक साइकिल का डिस्टर्ब होना। स्लीप अवेक साइकिल मतलब क्या है? हमारा सोने और जागने का जो समय होता है, ये एक साइक्लिक रिदम होता है ना। इसको सिरकाडियन रिदम भी बोलते हैं, सिरकाडियन रिदम भी बोला जाता है। मतलब हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम एक फिक्स टाइम पे हमको नींद आता है, एक तय समय पर हम उठ जाते हैं, अगर हम नेचर को फॉलो करें तब, है ना, नेचर को फॉलो करें तब। मतलब एक टाइम होता है ना बेटा। तो ये जो मेलेटोनिन होता है, अगर आपकी हैबिट बनी हुई है कि भाई 11 बजे आपको बेड पे जाना है, आपको सोना है, तो मेलेटोनिन लगभग लगभग 11 के आसपास बॉडी में सिक्रीट होना चालू होगा और आपके ब्रेन को सुलाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, तो इतना आप लोग ना एक ओवरव्यू इसका रखो कि भाई बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और बेसिक बेसिक मैंने जो हॉर्मोन्स है, जो सिंगल सिंगल हार्मोन है वो एटलीस्ट मैंने लिख दिया है, और जो मल्टीपल हार्मोन्स है लाइक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये मल्टीपल हार्मोन्स
सिक्रीट करते हैं। तो इसको फिर मैं अभी एक एक करके डिस्कस करते जाऊंगा। ठीक है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई लिख sir. रहा है तो Yes, जल्दी sir. लिख लो, है ना? मैं भी इंक भर ले रहा हूँ, आप लोग कर लो फटाफट। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों जो ग्लैंड होते हैं एक्चुअल में ये हमारी पूरे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को मैनेज करते हैं या रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अभी आप जितने भी ग्लैंड देख रहे हो, बहुत मैक्सिमम, नॉट ऑल बट मैक्सिमम ग्लैंड्स को वो अपने हाथ में रखते हैं। अपने हाथ में रखते हैं का मतलब क्या है कि उनका कंट्रोल उनके हाथ में होता है। ऐसा बोलते हैं ना, पुलिस वाले तो मेरी जेब में है, ऐसा फिल्मों में देखे हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. का मतलब वही है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी के घर वाले पुलिस में होंगे तो बता मत देना कि सर आप लोग भी किसी की जेब में होते हो, क्या करेंगे, है ना? चलो, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसको मैं ऐसा दो तरीके से समझाऊंगा, हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है बेटा। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है इसका दो पार्ट होता है। एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों को मिला करके हम बोलते हैं एक कॉमनली इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों के स्कूल में हो गया क्या बेटा ये? यहाँ तक पहुंचे, नहीं पहुंचे? No, sir. No, sir. आप लोगों की एक ही क्लास हुई थी ना पिछले हफ्ते मेरी, मंडे को बस ना? Yes, sir. इस हफ्ते में थोड़ा ज्यादा क्लास लूंगा ना, मेरी एक स्किप हुई थी तो इस Yes. हफ्ते में एक ज्यादा। Yes, sir. हाँ बोलो। सर हम लोग के स्कूल में तो रेस्पिरेशन हो भी गया। अरे वाह, प्लांट का? यस सर। अच्छा, तभी तो आप लोगों का एनिमल फिजियोलॉजी बहुत दूर है, इसीलिए पैरेलल अपन चला रहे हैं ना, अपना जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं है। यस अपना सर। पैरेलल चल रहा है, प्लांट और एनिमल दोनों हो जाएगा अच्छे से। क्या है, फिजिक्स बहुत बड़ा है आप लोगों का। ठीक है, 11th में, और बेसिक फिजिक्स अगर अच्छे से नहीं हुआ ना तो दिक्कत जाती है 12th में भी, है ना? तो इसीलिए क्या है, फिजिक्स वगैरह को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो बायो भी काफी बड़ा है, 12th के मुकाबले 11th में काफी है ज्यादा बायो, आपको बता दूं। ठीक है, तो अगर क्लासेस कम लगेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्लासेस अपना लगना जरूरी है। तो अगले साल के लिए भी तो प्रिपरेशन होगा ना, आप लोगों का बेसिक क्लियर होना जरूरी है आप लोगों का। चलो, तो इसको मिला के हम बोलते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कॉमनली पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अपन एक एक करके देखेंगे। ये जो हाइपोथैलेमस दिख रहा है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का जनरली कितना पार्ट होता है बेटा? अगर हम देखें आगे हम पढ़ेंगे वैसे इसको, ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ फोर ब्रेन को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोर ब्रेन का पार्ट होता है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, दैट इज सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद होता है डायनसेफलॉन।
ठीक है, सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन का पार्ट क्या क्या होता है? एपिथैलेमस, इसको लिख क्लियर है ना, आगे वैसे मैं लिखाऊंगा, ठीक है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसको मैं मिटाऊंगा, लिखना लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में से जो फोर ब्रेन होता है उसका सेरेब्रम एंड डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन का 3 पार्ट, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हम फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है ना। तो ये जो छोटा सा डायनसेफ्लॉन है उसके 3 रीजन है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है, फोर ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है डायनसेफ्लॉन, उसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है नीचे का, ठीक है, दैट इज हाइपो। हाइपो का मतलब होता है किसी के नीचे, एपी का मतलब होता है किसी के ऊपर। समझ आ रहा बात है ना। तो थैलेमस साइड वाला हिस्सा होता है। तो ये एक, अगर मान के चलो कि ये थैलेमस, ये काफी बड़ा बता रहा हूँ बट लगभग इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा हमारा डायनसेफ्लॉन। तो जैसे डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो मैं पकड़ा हूँ, ये क्या हो जाएगा? थैलेमस। ठीक है, समझ आ गया बात? ये थैलेमस, और ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बोलो, अरे बोलो भाई। Epithelium. ये एपी ऊपर है ना, एपिथैलेमस, और बाकी नीचे वाला हिस्सा Hypothalamus. Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहता है ना, क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये हाइपोथैलेमस है, ये नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस है, तो उसके जस्ट नीचे हमारा जुड़ा रहेगा क्या? पिट्यूटरी। ठीक है, समझ आ रहा बात इतना? तो क्लियर है बेटा, ये समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. चलो, यस तो सर। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ अपने को बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा अभी। तो अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है और ये कौन कौन से हार्मोन बनाता है, ध्यान से समझना। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा एंड इनहिबिटिंग हार्मोन बनाएगा। अब देखो बेटा, इसको ध्यान से समझना, है ना। इनहिबिटिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको मैं RH के नाम से बोल रहा हूँ और इसको IH से डिनोट कर रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? चलो, अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसका ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये दोनों हार्मोन बना रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एक हिस्सा होगा, यहाँ वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, ऐसा मैं एक लोकेशन आपको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये हिस्सा, ये हिस्सा। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर दो हार्मोन बनता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है ADH और वैसोप्रेसिन। अब ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये जो दो हार्मोन है, सिंथेसाइज लिखूंगा मैं, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन एंड ADH। क्या बोला मैंने? सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन एंड, बोलो, ADH। ADH आप लोगों ने कहीं पढ़ा है? बताओ भाई, भूमि, भूमि बताएगी। आयुष पाठक बताएगा। एकदम शुरू में कौन कौन आया था, ईमानदारी से? हाँ, शुरू से कौन कौन है? एकदम शुरू शुरू में। हाँ बताओ बेटा, रेणुका। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े थे हम, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था बेटा, इसका फंक्शन क्या था? हरलीन बताएगी, चलो बाकी का हरलीन। वो जो वेन्स है उसको प्रेस करता है ताकि यूरिन ज्यादा पास आउट ना हो, लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, ठीक है, वेरी गुड। और कौन था बेटा उस समय?
क्यों भाई ईशा हाथ नहीं उठाई? एडीएच मेनली कहाँ वर्क करता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में एडीएच का काम होता है? विश्वंभर? सर डीसीटी में। डीसीटी में, ठीक है। डीसीटी मेनली डीसीटी एंड स्मॉल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट मेनली डीसीटी होता है, ठीक है। तो वहां डीसीटी पर वो का क्या, फुल फॉर्म? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, बेटा आप नहीं पढ़े हो क्या? नो सर, मैं एस्पिरेटरी एकदम सिस्टम नहीं? स्टार्टिंग में नहीं आई थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन उसको लास्ट में कर लेंगे, ये कंप्लीट। चलिए, तो ये ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच जो रहता है ये सिंथेसाइज करता है। अब हम एक चीज यहाँ पर पढ़ेंगे, सिंथेसाइज करना हार्मोन को और रिलीज करना हार्मोन को, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे मैंने बताया कि आप अगर मान के चलो कि कुरकुरे खाना चाहते हो, ठीक है, तो कुरकुरे जो आपको मिल रहा है ना, वो आप दो जगह से आपको मिल सकता है। मे भी आप कुरकुरे की फैक्ट्री से डायरेक्टली ले सकते हो और खा सकते हो, और मे भी आप किसी दुकान जहां पर भी कुरकुरे मिलता है वहां से लेके खा सकते हो। तो जहां पर सिंथेसाइज हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वहां से चीजें रिलीज भी हो यूज के लिए, ठीक है। तो और वैसे ही कुछ हार्मोन जो होते हैं वो सिंथेसाइज एक जगह होते हैं, एक ग्लैंड में, और रिलीज दूसरे ग्लैंड में होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बात? सिंथेसाइज एक ग्लैंड में होते हैं और रिलीज दूसरे ग्लैंड से होते हैं, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब क्या होता है। मैं कई जगह पर, मैक्सिमम जगह पर मैं आपको दोनों वर्ड एक साथ यूज करूंगा, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हार्मोन। तो कैमरा बंद हो गया है। हाँ, तो सिंथेसिस एंड रिलीज दोनों एक जगह यूज करूंगा मैं, मैक्सिमम जगह, कुछ जगह पर एक जगह सिंथेसिस दूसरी जगह से रिलीज ऐसा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो, देन उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि अब हाइपोथैलेमस में कुछ रीजन में रिलीजिंग हार्मोन, कुछ रीजन में इनहिबिटिंग हार्मोन बन रहा है, और कुछ रीजन में सिंथेसिस हो रहा है ऑक्सीटोसिन का एंड एडीएच का, है ना। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर से हमको क्या क्या हार्मोन देखने को मिलेगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं वो हम एक एक करके लिस्ट वाइज देखते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन, इसका शॉर्ट में फुल फॉर्म में अगर लिखना होगा तो बता देना, और इसको एसटीएच भी बोलते हैं, इट इज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन या ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, और इसको ग्रोथ हार्मोन। देन दूसरा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, यार मैं लिख देता हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, क्लियर है। इसका लिख यस लेना ग्रोथ हार्मोन, जीएच का फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा हम देखेंगे जीएनएच, जीएनएच का फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, यस सर। क्लियर है इतना। देन उसके बाद चौथा एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा एलटीएच और पीआरएल, एलटीएच और पीआरएल, और इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन
हार्मोन। दिख रहा है आप लोगों को सबको ये? यस सर। चलो, तो ये 5 हार्मोन के नाम आपको समझ आ गया, जीएच, टीएसएच, जीएनएच, एसीटीएच और पीआरएल। क्लियर है इतना? बोलो। यस सर। क्लियर है सबको? Posterior pituitary gland releases 2 hormones. बोलो क्या क्या? ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ये लिखा मैंने, सिंथेसाइज एंड रिलीजेस हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स, ये सारे हॉर्मोन्स। ये समझ आ रहा है? कुछ डाउट है पूछो। सर क्लियर है। क्लियर है? अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये 5 हार्मोन सिंथेसाइज भी होंगे और ये 5 हार्मोन यहाँ से रिलीज भी होंगे। रिलीज होने का मतलब होता है कहाँ रिलीज होगा? कोई भी ग्लैंड से हार्मोन जब रिलीज होगा तो वो रिलीज कहाँ होगा? अभिजीत बताएगा, बताओ भाई अभिजीत। संजोगिता पिछले क्लास में आए थे बेटा? आपको पिछले क्लास क्वेश्चन में, क्या है? पिछले क्लास में कौन कौन नहीं आया था? हैंड रेस करो। ये भी याद नहीं होगा लोगों को, सब आए थे, संजोगिता बस नहीं आई थी। हाँ हेमंत, मेरा ये अरे बेटा हेमंत, कैसी बात कर रहे हो? कुछ भी क्या आंसर दे रहे हो? कोई भी हार्मोन जो है ग्लैंड में बनेगा, सिंथेसाइज होगा, और उस हार्मोन को जब ग्लैंड से रिलीज होना होगा, जब बाहर निकलेगा तो वो कहाँ बाहर जाएगा? ग्लैंड से बाहर निकल के वो कहाँ जाएगा? सर टारगेटेड ऑर्गन। बेटा, और ब्लड में ही जाएगा ना। सर मेरे को लगा वेस्ट वाला होगा हार्मोन। वेस्ट कहाँ बोला? मैंने बोला ना सिंथेसिस होने के बाद रिलीज की बात किया, नॉट आफ्टर यूज। दोनों में अंतर है। मैंने बोला कि बनने के बाद कहाँ जाएगा। अब भाई सीधी सी बात है, आप चिप्स खाते हो, चिप्स बनने के बाद कहाँ जाएगा? नाली में? बोलो बोलो बोलो। जनरल कहाँ स्टोर। जाएगा? कहाँ जाएगा भाई? मेनली वो जनरल स्टोर से आपके हाथों में आएगा, फिर आप यूज करोगे, उसको खाओगे, खाने के बाद कहाँ जाएगा? उसका जो वेस्ट है, पॉलिथीन जो है, कहाँ जाएगा? कचड़े में जाएगा, है ना, कचड़े में जाएगा। समझ आ रहा बात? तो मैंने पूछा कि आफ्टर सिंथेसिस हार्मोन कहाँ रिलीज होगा? तो ब्लड में ही जाएगा, ब्लड के द्वारा बॉडी के हर एक टिश्यू में जाएगा, हर एक ऑर्गन में जाएगा। ठीक है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आफ्टर यूज ऑफ हार्मोन, हार्मोन कहाँ जाएगा? यूज होने के बाद हार्मोन का जो भी वेस्ट है ना, वो कहाँ जाएगा? अरे भाई, हार्मोन यूज होने के बाद कहाँ जाएगा? किडनी। किडनी में जाएगा, किडनी से यूरिन में जाएगा, यूरिन से बाहर बॉडी में। समझ आ रहा है? यस सर। यस अरे भाई देखो, एक सर। छोटा सा एग्जांपल है। हाँ बोलो। सर ये सिक्रीट और रिलीज दोनों अलग अलग है क्या? सिक्रीट रिलीज एक ही है। रिलीज होना, सिक्रीट होना। सिक्रीट हो रहा है मतलब रिलीज हो रहा है कहीं, ऐसा है। ठीक है। सिंथेसिस अलग Yes, अलग चीज, सिंथेसिस अलग चीज है, सिक्रीट और रिलीज एक अलग चीज। दोनों सिक्रीट रिलीज एक ही है। सर सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है ग्लैंड अब उसको वहां से बाहर निकाल रहा है, ब्लड में डाल रहा है, ब्लड में रिलीज कर रहा है। रिलीज को ही हम सिक्रीशन बोलते हैं। एक्चुअल में किसी ग्लैंड का प्रोडक्ट जब रिलीज होता है तो उसको रिलीज नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग सिक्रीट बोलते हैं। ठीक है? यस सर। है ना? अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी अगर है प्रोडक्ट लाइक सलाइवा, तो सलाइवा का सिक्रीशन ही बोलेंगे, सलाइवा रिलीज हो रहा है नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिक्रीशन ही बोलते हैं हम लोग। ग्लैंड का Yes, जो भी प्रोडक्ट जब ग्लैंड से बाहर निकलता है उसको हम लोग सिक्रीशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? चलो भाई, जैसे मैंने एक Yes, एग्जांपल sir. बताया था आप लोगों को
कि जैसे आप लोगों ने प्रेगा न्यूज करके आप लोगों ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखा होगा, टीवी में ऐड आता है, ठीक है। यस ये जो सर। टेस्ट किट होता है, वो टेस्ट किट जो रहता है प्रेगनेंसी को कैसे टेस्ट करता है, वो घर पे कैसे पॉसिबल है? पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। वो हॉस्पिटल जाके यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल देना पड़ता था, ठीक है। तो अभी क्या किए हैं, जो किट होता है उसमें एक हार्मोन का मतलब हार्मोन के एक केमिकल को डाला जाता है कि अगर वो हार्मोन होगा यूरिन में तो वो केमिकल का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर फीमेल की बॉडी में वो एचसीजी हार्मोन हुआ, ठीक है, जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद ही बनता है बॉडी में, अगर कोई फीमेल में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है तो उसकी बॉडी में तभी वो हार्मोन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। तो वो हार्मोन अगर है ब्लड में तो ब्लड से वो बॉडी से बाहर भी निकलेगा आफ्टर यूज, है ना। तो वो यूरिन से ही बाहर निकलेगा। तो अगर वो हार्मोन यूरिन में है तो यूरिन का जो ड्रॉप्स होते हैं वो जैसे ही वो टेस्ट किट में डाला जाता है, अगर वो हार्मोन है यूरिन में तो हार्मोन के कांटेक्ट में आने से वो केमिकल अपना कलर चेंज कर देगा। तो वो प्रिडिक्शन है कि दे आर पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी। समझ आया ना बात? तो इससे हमको क्या समझ आया कि हार्मोन जो रहता है वो यूरिन से पास होता है आफ्टर। समझ आएगा बात? याद रखिए। चलो, तो यस सर। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे भैया कि यहाँ पर मैंने बताया कि सिंथेसिस एंड रिलीज को सिक्रीट कर लो। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, सिक्रीशन ही कर लो, सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीट हॉर्मोन्स। और यहाँ पर क्या वाला बेटा कि सिक्रीट टू हॉर्मोन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा सिंथेसिस, तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच का सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। तो अब बात यह है कि यहां से यहां आएगा तभी तो यहां से रिलीज होगा, यहां से यहां पहले आए तो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, सॉरी नर्व कनेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका? न्यूरो सिक्रीटरी सिक्रीटरी न्यूरॉन्स। जनरली न्यूरॉन्स का काम होता है इम्पल्स कंडक्शन या सिग्नल को कंडक्ट करना, एक से दूसरी जगह सिग्नल को लेके जाना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूरॉन का काम क्या है भैया? यहाँ से क्या हुआ, न्यूरॉन का काम क्या हुआ कि यहाँ से हार्मोन को उठाया और न्यूरॉन के द्वारा यहाँ है। तो ये क्या चीज है? न्यूरो सिक्रीटरी न्यूरॉन है। ये एक टाइप का न्यूरॉन, ये स्पेशल मॉडिफाइड न्यूरॉन है, नॉट अ सिंपल न्यूरॉन, इट इज स्पेशल मॉडिफाइड न्यूरॉन है जो अपना नॉर्मल फंक्शन को छोड़ के कोई दूसरा फंक्शन कर रहा है। तो क्या फंक्शन? सिक्रीटरी। क्या? सिक्रीटरी। यहां से रिलीज हुआ, यहां पर बना और उसने सिक्रीट किया, तो यहां से बन के यहां आएगा और यहां से सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। बट कहां से सिक्रीट कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। समझ आ रहा बात कि नहीं? यस यस ठीक सर। है। तो ये जो न्यूरॉन है स्पेशल मॉडिफाइड न्यूरॉन है जो कि हार्मोन को यहाँ से कैरी करेगा और यहाँ पर ला करके यहाँ से वो रिलीज होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज होगा, इसलिए मैंने लिखा सिंथेसिस यहाँ हो रहा है लेकिन रिलीज यहाँ हो रहा है, ठीक है। समझ आ रहा बात? या सिक्रेट यहाँ से हो रहा है। तो ये नीट में 50 बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया एडीएच ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में, है ना। रिलीज कहाँ होता है या सीक्रेट कहाँ होता है बोलेंगे तो रिलीज और सीक्रेट कहाँ से होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है बात? समझ आ गया? ठीक है, चलो। यस सर। अब बात आते हैं कि भैया ये रिलीजिंग हार्मोन आरएच, ये आरएच एंड आईएच इनहिबिटिंग हार्मोन, ये क्या चीज? ठीक है। तो देखो बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये मैंने 5 हार्मोन के नाम बता दिए। एंटीरियर पिट्यूटरी से मैंने 5 हार्मोन के नाम बता दिए। अभी जो पांचों हार्मोन हैं ये अपने आप रिलीज नहीं होने वाले, अपने आप वहां से सिक्रेट नहीं होने वाले। तो इनको यहाँ से अगर निकलना है, ठीक है, सिक्रेट होना है या रिलीज होना है, तो क्या करना पड़ेगा कि इन पांचों हार्मोन को हाइपोथैलेमस का सिग्नल चाहिए होता है यहाँ से
सिक्रीट होने, यहाँ से रिलीज होने के लिए यहाँ हाइपोथैलेमस का सिग्नल। तो होता क्या है कि अगर यहाँ से ग्रोथ हार्मोन को निकलना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को ग्रोथ हार्मोन चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो यहाँ से डायरेक्टली रिलीज नहीं होने वाला। तो कैसे होगा, जब तक हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तब तक यहाँ से कोई भी हार्मोन नहीं निकलने वाला। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस का सिग्नल कैसे आएगा, तो हार्मोन के थ्रू। तो ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, अब थोड़ा सा एक आइडिया अगर लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन को यहाँ से निकालना है, बॉडी को ग्रोथ हार्मोन चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होगा। तो सिक्रीट करने के लिए भी इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल चाहिए होता है हाइपोथैलेमस का। तो कैसे आएगा, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराने के लिए, समझ आ रहा बात, यहाँ से हार्मोन को रिलीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भाई चलो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है बेटा, एंटीरियर Yes, पिट्यूटरी sir. से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो रिलीज कैसे होगा, इसके बिना नहीं होगा। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, और GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको अगर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूं तो सिंपल वर्ड में हम GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी में, देन फिर ग्रोथ हार्मोन जो है वो बाहर रिलीज होगा इस ग्लैंड से। ये समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है? चलो वैसे ही बेटा, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यहाँ से रिलीज होना है, सिक्रीट होना है, तो कौन सा हार्मोन आएगा, कौन सा हार्मोन आएगा, GHRH हो गया, और कौन सा हार्मोन आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। समझ आया? GNH के लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ आया बात? यस सर। यस सर। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और इसके लिए एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके लिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRRH। तो ये 5 टाइप के रिलीजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचेंगे, देन एंटीरियर पिट्यूटरी ये 5 हार्मोन को वहां से रिलीज करेगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर बॉडी में मान के चलो ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव हो गया, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा आप बॉडी में पहुंच रहे हैं, तो बॉडी से एक नेगेटिव फीडबैक सिग्नल जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि इस ग्रोथ हार्मोन को अब हमको ज्यादा रिलीज नहीं करना है, तो क्या करेगा बोलो? इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज। इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन GIH निकालेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बोले, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन IH हार्मोन निकालेगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? समझ आ Yes, रहा है बात? sir. तो अल्टीमेटली जो है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। अब ये मास्टर कौन है? मास्टर ऑफ द मास्टर हुआ हाइपोथैलेमस, तो फिर मास्टर कौन है? पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन बिना इसके नहीं निकलने वाला। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, बताए थे, थायरोक्सिन का सिंथेसिस एंड यस सर। सिक्रेशन होता है, अभी बताया था मैंने। थायराइड ग्लैंड यहाँ होता Yes, है, यहाँ sir. से थायरोक्सिन बनता है, रिलीज होता है, बताया था। तो थायरोक्सिन बनेगा कब? जब ये हार्मोन यहाँ से निकलेगा और थायराइड ग्लैंड में पहुंचेगा और बोलेगा चल अब तू थायरोक्सिन बना, तब थायरोक्सिन बनेगा। दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
ये तभी बनेगा जब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा और गोनेड्स को स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा कि चलो तुम लोग अब हार्मोन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तभी वो वहां बनेगा। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड मालूम है ना, आपको बताया था किडनी के जस्ट ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, तो Yes, sir. एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है उसको स्टिमुलेट करेगा, तो वहां से हार्मोन बनेगा और रिलीज होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहता है, इसका जो एक्शन होता है वो डायरेक्ट मेमोरी ग्लैंड में होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन जो होता है मेमोरी ग्लैंड में, वो इस हार्मोन के स्टिमुलेशन से होता है। तो ये भी हार्मोन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से। तो मेमोरी ग्लैंड भी एक प्रकार का ग्लैंड है, तो उस ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जाता है। समझ आ रहा बात? इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। समझ आ गया? क्योंकि बहुत सारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनको वो स्टिमुलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, लेकिन इसको खुद कौन रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। दैट्स कॉल्ड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यस सर। Yes. लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ से ऑक्सीटोसिन और एडीएच बनेगा और इस न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन के थ्रू यहाँ आएगा और यहाँ से रिलीज होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ये जो RH और IH है हाइपोथैलेमस में बनेगा, है ना, RH और IH यहाँ बनेगा, बट यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? जनरली कोई भी हार्मोन जो है वो एक से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल होता है? जनरली हार्मोन्स एक Blood से से। दूसरी जगह ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में ब्लड वेसल का नेटवर्क होगा। समझ आया बात? ठीक है, ब्लड वेसल का नेटवर्क होगा। तो अब मुझे बताओ, ये एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, ये एक ऑर्गन है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ऑर्गन से जब भी कोई ब्लड वेसल निकलेगा वो कौन सी ब्लड वेसल होती है, आर्टरी या वेन? कैपिलरी। अच्छा, कोई भी ऑर्गन से ब्लड वेसल जब बाहर निकलती है तो वो आर्टरी होती है या वेन होती है? Vein. वेन। वेन ही होती है बेटा, हमेशा ना, मैंने बताया था आपको, है ना। एक जगह बस उल्टा होता है, कहाँ पर? लंग्स। किसी भी ऑर्गन से जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो आर्टरी निकलेगी या वेन? वेन ही वेन। निकलती है ना, ध्यान रखना, वेन निकलता है, ठीक है। और ये वेन जो है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, कौन से ऑर्गन में एंटर करता है? किसी भी ऑर्गन का वेन एक ऑर्गन से बाहर निकला, XYZ ABCD एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन से वेन बाहर निकलेगा, फिर वो कौन से ऑर्गन में एंटर करेगा? हार्ट। Heart. हार्ट में। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन से वेन जब निकलते हैं तो वो सीधा हार्ट की तरफ जाते हैं इम्प्योर ब्लड लेकर के, ठीक है। लेकिन बॉडी में दो ऐसी जगह होती है जहां पर हार्ट की जगह पर किसी दूसरे ऑर्गन में एंटर करता है। एक हमारा होता है लीवर, इंटेस्टाइन से जो भी वेन निकलती है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक से, इसोफेगस से जो भी वेन निकलती है वो हार्ट की तरफ नहीं जाती, वो सीधा लीवर में जाता है। उसको हिपेटिक पोर्टल वेन बोला जाता है, नॉर्मल वेन नहीं बोला जाता है। ऐसा वेन जो कि एक ऑर्गन से निकलने के बाद हार्ट के बदले किसी दूसरे ऑर्गन में एंटर कर रहा है, उसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया लीवर में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पाया जाता है, देखो ये एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस और ये एक दूसरा ऑर्गन, ठीक है, ये दूसरा ऑर्गन है। तो वेन यहां से निकला, वेन यहां से निकला, वेन यहां से निकला और एक दूसरे ऑर्गन में एंटर किया। तो ये भी कौन सी वेन होगी, बोलो, ये भी कौन सी वेन कहलाएगी? ये भी कौन सी वेन कहलाएगी? पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन का नाम जिस
ऑर्गन में एंटर कर रहा है, उसी के नाम के साथ उस पोर्टल वेन को जोड़ा जाता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, लिख लेना क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक, एडिनो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, इसीलिए इस पोर्टल वेन को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। इस वेन को बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आ सर चुका है। कैमरा फिर ऑफ हो गया है। हाँ, मेरे को कुछ पूछना है, पूछो। ठीक है। तो इस वेन Yes, का sir. नाम क्या है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है इसके बारे में, है ना। हमारे बॉडी में दो ही जगह पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल वेन होता है। एक होता है इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में, ठीक है, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। क्लियर हो रहा है, ये आसान है। Yes, sir. तो Yes. अब ये जो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन है, ये इसी वेन के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे, है ना। और ये रिलीज होगा और इसके आसपास की जो सेल्स हैं, है ना, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स हैं, इस सेल को स्टिमुलेट करेंगे पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज कराने के लिए या उसको इनहिबिट करने के लिए। क्लियर हो रहा है भैया, बोलो। ठीक है, Yes. अरे एक सर बार और मेरे को एक बताओ। डाउट है। हाँ बोलो। सर ये जीएच और आरएच भी वेसल के थ्रू ही आएगा ना बाहर? हाँ बेटा, ब्लड वेसल के थ्रू ही आएगा, ब्लड वेसल से आएगा यहाँ और ब्लड वेसल से फिर बाहर निकलेगा। और इन जो सेल है काले काले कलर के जो मैंने गोल गोल बनाया है, ये सेल्स हैं। तो इस ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा, इस सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो जो पर्टिकुलर सेल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल GHRH, तो GHRH को रिलीज करने वाला जो हार्मोन होगा, वो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ग्रोथ हार्मोन बना के रिलीज करे। सर ठीक तो है, वहां तो कोई स्पेसिफिक ओपनिंग है नहीं, तो वो कैसे बाहर आएगा? यहाँ पर और भी ब्लड वेसल होते हैं ना बेटा, यहाँ और भी ब्लड वेसल होंगे। ऐसा ये दिख रहा है, ये ब्लड वेसल बना दे रहा हूं। यहाँ और ब्लड वेसल होते हैं ना, यस ये और सर। ब्लड वेसल है। तो अब ये जो हार्मोन है वो ब्लैक वाला जो वेन है उसमें जाएगा। समझ आया बात, यस सर। ये ऐसा ब्लड वेसल है, समझ आ सर आप गया। वो एरो बाहर बनाए थे तो मेरे को लगा उसके कोई नहीं नहीं स्पेसिफिक नहीं, है। ऐसे कोई बाहर नहीं नहीं, हमेशा हार्मोन जो रहता है वो ब्लड वेसल के थ्रू ही ट्रेवल करता है एक से दूसरी जगह, ऐसे बाहर घूमता नहीं रहेगा, ऐसा कूद नहीं जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एक ही जगह है जहां पर ब्लड वेसल के बिना वो ट्रेवल करता है, न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन। यस क्लियर सर, थैंक यू सर। है ना। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन क्या करता है, ये कैरीज ADH एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम hypothalamus to posterior pituitary। ठीक, बस इतना काफी है। यहाँ पर थोड़े एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, एक तो पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन पाया जाता है। इसीलिए क्या है, ये टॉपिक काफी बड़ा है और यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने नीट में। चलो हो गया क्या, ये समझ आ गया बात, कौन कौन सा क्या क्या करता है, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है। यस सर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, मतलब बोल सकते हो कि बेस ऑफ द ब्रेन। अगर ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन का जो सबसे बेस वाला हिस्सा है यहाँ, ब्रेन का ये ब्रेन है पूरा, है ना,
ये पूरा ब्रेन है। तो ब्रेन का जो सबसे लोअर मोस्ट बेस होता है ना, उस बेस में ऐसा छोटा सा फल्ली के दाने जितना बड़ा है, ऐसा कितना, फल्ली के दाने जितना बड़ा छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड बेस में ऐसा पाया जाता है, एकदम चारों तरफ से सुरक्षित, ऊपर से भी प्रोटेक्टेड, नीचे पूरा बोन रहता है, स्कल बोन रहता है हमारा यहाँ पर, वहां पर पाया जाता है, और ये बोन से चारों तरफ से कवर, ठीक है। तो ये काफी डेलिकेट ऑर्गन है। हाँ सर ये हाँ बोलो। पिट्यूटरी ग्लैंड इतना छोटा ऑर्गन है, इतने सारे हार्मोन बना लेता है। और ये सिर्फ हार्मोन ही नहीं बनाता है बेटा, दूसरे एंडोक्राइन को रेगुलेट करने वाला हार्मोन बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना छोटा भी बहुत है, क्योंकि देखो बेटा, हार्मोन हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ट्रेसेस में, ट्रेसेस समझते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है हार्मोन। एक प्रकार का केमिकल है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल भेजने का काम करता है, सिर्फ सिग्नल। समझ आ रहा बात है ना? तो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ऐसे भर भर के हार्मोन नहीं बनता है बॉडी। सर ये ठीक है, हार्मोन कितने देर में बन जाता है एक? अब वो डिपेंड करता है बेटा, कौन सा हार्मोन कितना देर में बनेगा, कैसा उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा तो जल्दी बनेगा, कम बनेगा तो कम मिलेगा। ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है कि ज्यादा है, उसके हिसाब से पता है, कोई टाइम फिक्स रहता है। ठीक सर ब्रेन कितने केजी का होता है कि ग्राम में? है, किलोग्राम में होता है बेटा, 1.5 किलो के आसपास का होता है ब्रेन, काफी बड़ा होता है ब्रेन, 1.5 किलो के आसपास का होता है। आप ब्रेन को आप हाथ में लोगे तो पूरा हाथ आपका भर जाएगा, इतना बड़ा होता है ब्रेन। ठीक है, 1.5 किलो, लेकिन हमको ब्रेन का वेट हमको ज्यादा फील नहीं होता है। ठीक है, कारण ये है क्योंकि ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो रहता है, जो उसको बायंसी देता है, थोड़ा सा कम फील होता है इसीलिए। ठीक है, हैवी नहीं लगता है, 1.5 किलो के आसपास का होता है, उठा के देखना आप लोग कभी। सर किसका? सर इंसान का। हाँ चलो बताओ। सर ये हाइपोथैलेमस को भी कोई सिग्नल भेजता है क्या? हाइपोथैलेमस को दूसरे हार्मोन सिग्नल भेजते हैं, जैसे हार्मोन की कमी हो गई तो ये हाइपोथैलेमस एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ब्रेन का पार्ट है। तो बॉडी में कुछ भी चेंजेस होगा, बॉडी में कुछ भी चेंजेस होगा, किसी भी चीज की कमी होगी, तो ब्रेन को अल्टीमेटली सिग्नल मिलता है। ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टार्स होते हैं। हाइपोथैलेमस एक्चुअल में कोई एंडोक्राइन, प्योरली एंडोक्राइन नहीं है, मतलब एंडोक्राइन इसमें है, एंडोक्राइन टिश्यूज इसमें है, लेकिन ये न्यूरल टिश्यू है, ये एक न्यूरल टिश्यू है, समझ आ रहा बात? तो ये ब्रेन का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस का कुछ हिस्सा जो रहता है, जो पूरे तरीके से क्या है, रिसेप्टार से भरा हुआ है, तो जो भी बॉडी में सिग्नल आता है उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो प्रोसेसिंग करके वो सिग्नल को भेजता है यहाँ पर, उसके हिसाब से ये यहाँ आएगा और फिर उसके हिसाब से ये रिसीव। तो ये इसीलिए क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ते हैं। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके काम करते हैं, मतलब न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम जो रहता है, न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड जो रहता है, इससे मिलके काम करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ भी चीज की कमी है, हमको प्यास लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको प्यास लग रही है, तो प्यास जब लगता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि बॉडी में पानी की कमी है। तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपको प्यास लग रहा है? तो बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, पानी की कमी होगी तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, 5 लीटर से थोड़ा सा कम हो गया, 200 ml कम हो। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे जगह जगह पर रिसेप्टार लगे हुए हैं, ब्रेन में भी। तो ब्रेन में भी रिसेप्टार लगे हुए हैं जो सेंसर्स का काम करते हैं। तो ये सेंसर क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही पानी की कमी फील होती है ब्रेन में, तो ब्रेन क्या करता है, हाइपोथैलेमस की तरफ सिग्नल को डाइवर्ट करता है। फिर ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये सिग्नल को लेगा, और वो सिग्नल के थ्रू वो अपना एडीएच बनाएगा। फिर ये एडीएच क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से रिलीज होगा, और फिर जाके किडनी में जो यूरिन बन रहा है, यूरिन को कंसंट्रेट करने में काम करेगा, जिससे थोड़ा बहुत तो पानी वापस रीएब्जॉर्ब होगा हमारी किडनी से, वापस बॉडी में, ब्लड में वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। तो इससे ये ऐसे एक तरीका है, ये एक छोटा सा तरीका है, इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो मिलके काम करती है, सारे ऑर्गन, न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स जो रहते हैं, बॉडी के जगह, अलग अलग जगह के सेंसर्स से उनको सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल के हिसाब से ब्रेन फिर ऑपरेट करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बेटा बॉडी में। चलो हो गया क्या? ठीक है सर। Yes, sir.
चलो अब पिट्यूटरी हो गया, तो पिट्यूटरी को जो दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये भी आता है एग्जाम में कभी कभी। तो आप सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर याद नहीं रखिएगा, एडिनो है, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है बेटा। सर 1 मिनट। सर इसका मैं एक बात स्क्रीनशॉट ले लो। पूछूं? हाँ बोलो बोलो। सर आप जो अभी प्रोसेस बताए, वो पूरा प्रोसेस होने के बाद हमको लगता है क्या कि हमको पानी प्यास आ रहा है, कि उसके पहले? उसके पहले ही ये चालू हो जाता है बेटा, जब हमको पानी प्यास लगता है ना, उससे पहले ये प्रोसेसिंग चालू हो जाता है। कोई भी चीज हमको जब फील होती है ना, तो ब्रेन उससे पहले ही सारा इंतजाम करना चालू कर देता है। तब तक तो पानी ब्रेन, भी पी लेते। हाँ, तो तब बेटा अगर आप नहीं मिला तो, पानी नहीं मिला तो ब्रेन थोड़ी ना आपका वेट करेगा। ब्रेन को थोड़ी ना मालूम है भैया कि आसपास चीजें अवेलेबल है कि नहीं है। वो तो यही सोचता है ना कि नहीं है, मान के चलता है, तो पहले से इंतजाम करना चालू कर देता है। आपको प्यास लगेगा, गला सूखना चालू हो जाएगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट होना चालू हो जाएगा, ये सब ऑटोमेटिक बहुत फास्ट चालू हो जाता है बॉडी। आपको जब डर लगता है, बताऊंगा मैं आपको, जब आपको डर लगता है, तो डर लगता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रेस्पिरेशन तेज हो जाता है, सांस फूलने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, तो ये ब्रेन बहुत फास्ट कर लेता है चीजों को। हमको नहीं मालूम है कि कौन सा खतरा है, फिर भी हम डरते हैं, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। तो ब्रेन और हार्मोन का एक मिला जुला रूप होता है, एक साथ बिलोंग करते हैं। ब्रेन फास्ट होता है, हार्मोन ब्रेन के मुकाबले थोड़ा सा स्लो काम करता है, बट इसका एक्शन प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, अपना काम जल्दी कर लेता है, इधर उधर उधर सब जगह सिग्नल भेज दिया। अब उसको मालूम है कि ये कंटिन्यूस बहुत देर तक काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, ऐसी चीजें बना देता है जो कंटिन्यूस बहुत देर तक काम कर सकते, लाइक हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स काफी देर तक अपना एक्शन करता है, और न्यूरॉन्स सिग्नल एक बार गया खत्म, लेकिन हार्मोन का सिग्नल एक बार गया तो काफी देर तक काम होता रहता है। तो है, एक छोटा सा है, चलो हटा रहा हूँ इसको यार मैं। उसके बाद हम ग्रोथ हार्मोन यस के सर। बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, पांचों हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, इनका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी कमी से ज्यादा होने से क्या होगा, डिसीजेस पढ़ेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और इनकी कमी, इनके ज्यादा होने से क्या होगा, ये हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन। हटा रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बाद में लिखते रहना, वैसे लिख लिया होगा। अच्छा एक चीज बता, राहुल सर कितने बजे छोड़ देते हैं क्लास एग्जैक्ट? 5:30। तो आप लोग 6 बजे तक रेडी हो सकते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। घर ही में तो रहते हो, कहीं जाना था? हाँ, तो 6 से लूंगा यार, बहुत लेट हो जाता है फिर। यस यस सर। अब क्लास 6 से लगाऊंगा, भले देरी हो गया तो मैं मैसेज कर दिया करूंगा, बट 6 से हो जाएगा तो 7:30 पौने 8 तक छोड़ दूंगा फिर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन, और उसको जीएच बोलते हैं, और एसटीएच दैट इज सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ से रिलीज हो रहा है तो मालूम है। अब इसका हम देखते हैं भैया फंक्शन क्या क्या है। आप लोग चलो बताओ, ग्रोथ हार्मोन अभी मेरे में बन रहा है? यस सर। यस सर। पक्का? किसके हिसाब से नहीं बन रहा है? वो तो हमेशा ही बनते रहता है हाँ, ये बताया हूँ शायद आप लोगों को कि हमारी बॉडी में बेटा सर। ग्रोथ हार्मोन जो है, पैदा होने से पहले से लेकर के मरते तक ग्रोथ हार्मोन बनता रहे। मतलब बॉडी का ग्रोथ जो है वो हल्का फुल्का ज्यादा काम चलता ही रहे, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का जो एक्शन होता है वो लगभग सारे बॉडी के ऑर्गन्स में होता है, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रेन। तो ब्रेन का जो एक्चुअल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो पूरे तरीके से इस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो एक दूसरा
ग्रोथ हार्मोन का भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है, बट कंप्लीटली नहीं। सर वॉइस कम आ रही है। यस सर यस एंड ग्रोथ में हेल्प करता सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। है तो हार्मोन भी उसमें सब्सिडियरी के रूप सर में ऐसा सपोर्ट में रहता है। सर ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। गुड इवनिंग सर तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, इंटरनल जो सेल जो ऑर्गेनेल होता है वो प्रोटीन से सर बना रहता है, या एंजाइम जो रहता है वो प्रोटीन से बना रहता है, हार्मोन प्रोटीन। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, लाइक मसल ग्रोथ हो गया, बोन का ग्रोथ हो गया, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी का ग्रोथ में हेल्प करता है। समझ आ रहा है? और जैसे आप छोटे से बड़े होते हो तो बोन का जो लेंथ बढ़ता है वो भी ग्रोथ हार्मोन से ट्रिगर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन। सर वॉइस नहीं आ रही है। बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल थायराइड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है नॉर्मल में अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेजर रोल सर ग्रोथ में तो ग्रोथ हार्मोन का। तो जैसे आपकी हाइट बढ़ी है तो ये बोन का जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ हार्मोन से स्टिमुलेशन कर रहा है। फिर एक दिमाग में आता है कि सर ग्रोथ हार्मोन तो अभी भी है तो आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है ना? ग्रोथ हार्मोन तो अभी भी है तो आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? और हमारी भी हाइट अभी से ज्यादा नहीं बढ़ रही। सर हाँ हाँ सर आपकी अभी वॉइस नहीं आ रही थी। यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है कि अभी की नहीं आ रही है? सर तभी अभी आ आ रहा रही है, है आपकी बहुत देर से आवाज नहीं आ रही थी। सर कुछ नहीं सर अरे जो यार बोल रहे थे तो समझ नहीं आया। अरे यार तो कोई बोला ही नहीं मेरे को। सर इतने नहीं, देर हम से लोग बोल चिल्ला रहे रहे थे। थे हम लोग आप लोगों की भी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। सर रुको। तभी मैं आपको कॉल चैट में भी की भेजे थे। चैट में बेटा समझाते समय देखा ही नहीं यार, आप लोगों का मैसेज तो आया है। यस नहीं आ रहा है वॉइस। ठीक, चलो अभी आ रहा है क्या? यस सर यस यस सर। हाँ तो जैसे ग्रोथ हार्मोन है बेटा, कहाँ तक सुने थे आप लोग? अरे वीडियो ऑफ हो गया सर स्टार्टिंग से हाँ। नहीं सुने थे। यस सर। हाँ ग्रोथ हार्मोन शुरू से नहीं सुने हो? यस सर। यस अच्छा जैसे ग्रोथ हार्मोन आ रहा है क्या? यस सर। क्या है ना, 7 बजे के बाद ना काफी कॉल वाल आना चालू हो जाता है तो फिर हाँ चलो। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है बेटा वो पैदा होने से पहले आखिरी तक के मतलब मरने तक के अपना ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होते रहता है। तो बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन है ना, बॉडी के सारे ऑर्गन लगभग लगभग ब्रेन को छोड़ के है, नर्वस सिस्टम को छोड़ के वो ग्रोथ हार्मोन के स्टिमुलेशन से उनका ग्रोथ होता है। अभी आ रहा है आवाज? यस सर यस यस सर। हाँ ठीक है। तो अब जो ब्रेन है एक्चुअल में ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है मेनली थायरोक्सिन हार्मोन के रिस्पॉन्स में उसका ग्रोथ होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेजर रोल जो होता है ब्रेन या नर्वस सिस्टम का उसका जो ग्रोथ है वो थायरोक्सिन हार्मोन, अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो मेनली वो थायरोक्सिन हार्मोन के कंट्रोल में होता है और कुछ पार्टिसिपेशन ग्रोथ हार्मोन का भी होता है। लेकिन बाकी हार्मोन अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं ब्रेन को छोड़ के, नर्वस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उसका मेजर रोल जो होता है
उसके ग्रोथ का, बाकी ऑर्गेन्स का, वो ग्रोथ हार्मोन के हाथ में होता है, और बाकी कुछ सब्सिडियरी रोल जो होता है वो थायरोक्सिन का होता है। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ग्रोथ हार्मोन का sir. मेजर रोल और साथ में थायरोक्सिन, क्योंकि थायरोक्सिन जो रहता है वो बाकी ऑर्गन के भी डेवलपमेंट में इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थायरोक्सिन जो रहता है वो बीएमआर कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म के बिना बेटा सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो एनर्जी तो चाहिए ना भाई हर एक ऑर्गन की ग्रोथ के लिए। हर एक सेल का ग्रोथ होगा तो टिश्यू का ग्रोथ होगा, टिश्यू का ग्रोथ होगा तो ऑर्गन का ग्रोथ होगा, ऑर्गन का ग्रोथ होगा तो बॉडी का ग्रोथ होगा। तो थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन दोनों मिलकर काम करते हैं, कुल मिलाकर के ये है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल की ग्रोथ हार्मोन तो भैया बचपन से लेकर के पूरा बुढ़ापे और मरते तक के हैं, तो फिर एक समय के बाद जब हाइट इंक्रीज हो जाता है, जैसे आपकी हाइट नॉर्मल हो गई, मेरी हाइट नॉर्मल हो गई, अब हमारी हाइट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? अब हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या अभी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन नहीं है? बट ये ग्रोथ हार्मोन हाइट इंक्रीज क्यों नहीं करवा पा रहा है? तो उसका रीजन होता है कि हमारा जो बोन होता है, बोन में एक एपिफाइशियल प्लेट पाया जाता है, ठीक है। बोन में एक रीजन होता है, ग्रोइंग रीजन, एपिफाइशियल प्लेट, ऐसा। तो बोन का जो ये एपिफाइसिस वाला रीजन होता है, नेक वाला रीजन होता है, ठीक है, ये एपिफाइशियल प्लेट जो होती है ये एक एज के बाद ऑसिफाई हो जाती है। ऑसिफाई होने का मतलब होता है कैल्सिफाई होना, मतलब ये हार्ड हो जाता है। तो अभी क्या है, ये सॉफ्ट है। तो बोन का जो नेक वाला रीजन होता है वो इंटरनली अगर हम देखें तो ये पूरे तरीके से इसमें कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है, ये कुछ जगह पर सॉफ्ट होता है जहां पर बोन का हाइट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन जब तक के एपिफाइशियल प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है, तब तक ग्रोथ हार्मोन इसको स्टिमुलेट करके हाइट को बढ़ा सकता है। क्योंकि हमारी जो हाइट होती है, मेनली हमारी हाइट जो होती है वो हमारे लॉन्ग बोन्स के कारण होती है। लॉन्ग बोन समझते हो? यस यस सर। सर। ये हमारा लॉन्ग बोन है, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ठीक है। ये थाई बोन जो हो गया हमारा, है ना, फीमर, फिर नीचे वाला थाई के जस्ट नीचे, घुटने के नीचे वाला जो था टिबिया फिबुला, ये सब हमारा लॉन्ग बोन है। तो इसी का लंबाई के ऊपर ही तो डिपेंड करता है हमारा जो क्या, बॉडी का जो हाइट है, ठीक है। अच्छा, ये उंगली की जो हड्डी है, ये कितना, 3 हड्डी है, 3 बोन है, तो ये एक लॉन्ग बोन है या शॉर्ट बोन है? सर शॉर्ट। ये भी लॉन्ग बोन में आता है, ठीक है। तो तो लॉन्ग बोन का छोटा मतलब, छोटा है। हाँ, लॉन्ग बोन का मतलब रहता है लंबा लंबा होगा, उसको लॉन्ग बोन नहीं बोलते हैं बेटा। उसका डायमेंशन के बेसिस पर उसको लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, या फ्लैट बोन, ऐसा अलग अलग टाइप का बोन होता है, जब पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो बोला जाता है। तो भाई यार, सर आ गया। आगे आगे, हाँ। तो ये लॉन्ग बोन इसीलिए क्योंकि इसका लंबाई, इसका लेंथ और इसका विड्थ का जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, मतलब विड्थ कम है, लेंथ ज्यादा है, इसलिए लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जो फिंगर्स भी हैं हमारे, जो ये हमारा जो पूरा दिख रहा है हमारे फिंगर्स, ये सब लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है, सब मैं बाद में बताऊँ, ठीक है। तो समझ आ गया बात? तो एक एज के बाद मान के चलो कि 22-25 साल, 26 साल तक, कम लगभग 26 साल तक ये पूरा जो एपिफाइशियल प्लेट है ये कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो जाता है। किसी किसी में जल्दी, किसी में थोड़ा लेट से होता है ना। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो 18-20 साल तक के है, लगभग लगभग वहां पर मैक्सिमम ऑसिफिकेशन हो जाता है, जिससे कि हाइट और ज्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कितना भी स्टिमुलेट करे, अब वो हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए जो प्लेट है वो कम्प्लीटली सॉलिड हो चुकी है, अब वहां पर कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होगा। तो ये जो टीवी में ऐड आता है ना, ग्रो पेपर में ऐड आता है, हाइट बढ़ाइए, ये खाइए, वो खाइए, कॉम्प्लेन। ये कॉम्प्लेन, आप कभी देखना बेटा, कॉम्प्लेन में हाइट हाइट बढ़ाने के लिए जब भी ऐड देते हैं तो वो एक बच्चे का ऐड देते हैं जो ग्रोइंग होता है, यस सर। ना कि एक बड़े का जिसकी हाइट बढ़ चुकी है, अगर है ना। तो उनको भी मालूम है बेवकूफ भी बनाना है तो थोड़ा तरीके से बनाओ ताकि बन सके, है ना, समझना है। तो वो भी बच्चे को मालूम है मैक्सिमम 99। तो अब वो जो हाइट है वो तो बढ़नी है बेटा, 99% से ज्यादा बच्चों की हाइट तो बढ़नी है।
जो छोटे बच्चे हो तो बढ़ेंगे ही, आप कॉम्प्लेन पिलाओ या मत पिलाओ, ग्रोथ हार्मोन तो पहले भी बन रहा था, अभी भी बनेगा, आगे भी बनेगा। समझ आ रहा है बात? ये सब क्या है, टॉलर और ये सब और कुछ नहीं। चलो हाँ, ये अलग बात है कि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं चलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर किसी के पास कॉम्प्लेन खरीदने के पैसे हैं तो फिर अलग अलग तरीके के फ्रूट वेजिटेबल खाने के लिए भी पैसे होंगे, मेरा थोड़ा सा ये मानना है। हाँ, है ना, थोड़ा तो ये मेनली ये टेस्ट का ही खेल है। बच्चे दूध नहीं पीते तो चलो थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी मिल गया और टेस्ट के कारण बच्चे दूध भी पी लेंगे, अदरवाइज बच्चे नहीं पीते। इवन आप भी सिंपल दूध नहीं पीते हैं आप में से मैक्सिमम को। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसमें सर ग्रोथ हार्मोन का, हाँ बोलो। ये बोन ग्रोथ पूरा कितने एज में हो जाता है स्पेसिफिक? 25-26 साल मैक्सिमम मानते हैं आपको। सर टीवी में बोलते हैं 5 इयर्स तक हो जाता है, वो पीडियाश्योर के एड में। अरे बोन ग्रोथ नहीं बेटा, वो ब्रेन का डेवलपमेंट की बात करते हैं। ब्रेन जो है ना, डेवलप जो होता है, मतलब ब्रेन के सारे ऑर्गन्स पार्ट जो रहते हैं जो डेवलप होते हैं, वो 5-5.5 साल तक हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से उनको रखा जाता है, उनको खुली छूट दी जाती है, हर चीज सोचने का, बोलने का, पूछने का, क्वेश्चन पूछने का अधिकार उनको देना चाहिए। जो भी वो करते हैं उनको करने देना चाहिए, जो भी इनोवेटिव काम करते हैं उनको करने देना चाहिए। तोड़ रहे हैं, तोड़ के कुछ चीज बना रहे हैं, करने दो उनको। ठीक है, वो कुछ सोच रहे हैं, आपको कुछ चीज पूछ रहे हैं, पूछने दो उनको। उनको अच्छा न्यूट्रिशन देना उस समय जरूरी है, क्योंकि ब्रेन का विकास में भी 5-5.5 साल तक होता है। ठीक है, फिर उसी समय मैथ्स वगैरह अगर उनको अच्छे से सिखाया जाए, कोई चीज को इमेजिन करवाना अगर सिखाया जाए, अगर उनको चेस खिलाना सिखाओ, आप उनको डांस सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ, तो बहुत तेजी से वो लोग ग्रिप करते हैं चीजें, बहुत तेजी से। मतलब हर चीज को तेजी से ग्रिप करते हैं। क्यों? ब्रेन जब डेवलप होते रहता है तो काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, काफी चीजों को जल्दी सीखता है, क्योंकि ये ह्यूमन है ना, मतलब बच्चा जो है 5-6 साल तक दुनिया को दुनिया से मतलब दुनिया में रहने लायक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा समझ जाएगा, तो दुनिया में रहने लायक अपने आप को चालू कर लेता है। तो ब्रेन उसी समय एक्सपांड होता है और उसी समय बच्चा जो रहता है जितनी चीजें सीखने स्टार्ट करता है वो तेजी से सीखता है, इसीलिए बोलते हैं वो। ठीक है, तो एक कहावत है कि 7 साल तक बच्चों को बिल्कुल राजा महाराजा की तरह रखना चाहिए, उनको ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर 7 साल से 12 साल तक बच्चों को खूब कुटाई करना चाहिए। अगर वो बदमाशी कर रहा है तो खूब कुटाई करना चाहिए, डांटना चाहिए। फिर 12-13 साल के बाद बच्चों को दोस्त की तरह रखना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन, सर क्यों? वो सब अलग चीज है बेटा। ठीक है, वो साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों के 3 स्टेज जो होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से बच्चों को बिहेव करना, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना, ये बहुत सारी चीजें होती है। साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि 12-13 साल के बाद ऐसा फ्रेंडली, क्योंकि क्या होता है कि शुरू में जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, तो आप अगर उनको बहुत डरा धमका दोगे शुरू के 6-7 साल में, तो बच्चे का जो क्रिएटिव माइंड होता है वो सप्रेस होता है। तो उसके बाद जब आप 6-7 साल के बाद जो 12-13 साल है, उस समय वो लोग थोड़ा जब ग्रो हो जाते हैं तो काफी खुराफाती होते हैं। तो उस समय उनको कंट्रोल में रखें, थोड़ा मैनर्स पे रखना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड तो डेवलप हो गया, अब उनको मैनर्स सिखाना है। मैनर्स सीख गए, क्रिएटिविटी आ गई, दिमाग का डेवलपमेंट हो गया, मैनर्स सीख गए, तौर तरीका सीख गए, है ना, हाँ ना, चीजों को सही तरीके से करना। अब 12-13 साल के बाद प्यूबर्टी एज चालू होता है, तो प्यूबर्टी एज के बाद से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब उनको उनके सामने जो है ना दुनिया थोड़ी अलग होने चालू हो जाती है, चीजों को अलग तरीके से। 13 साल के बाद जो है हमको बच्चों को समझना पड़ता है कि भाई आपका आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपको क्या पसंद है, आप फैंटेसी में हो कि रियल वर्ल्ड में हो, ये हमको समझना जरूरी होता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा रियल वर्ल्ड में रहते हैं, कुछ बच्चे फैंटेसी में होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग?
तो जनरली जो है पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ये सारी चीजें होने से क्या होता है कि अगर आपको एक्चुअल कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो एज अ फ्रेंड, क्योंकि इस दुनिया में आपके सीक्रेट को या इस दुनिया में आपको सबसे अच्छे से समझ के जो सबसे सही गाइडेंस देंगे वो आपके पेरेंट्स है। बाकी का मैक्सिमम लोगों का कुछ ना कुछ मतलब रहता है या बात को लीक करने का चांस रहता है। तो सबसे पहला पेरेंट्स और अगर कोई टीचर्स की बात करें, कोई टीचर आप अगर समझते हो तो उनसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर टीचर, क्योंकि बाकी जगह कुछ ना कुछ मतलब है, बहुत सारी चीजें मैं आप कितना सारा डिस्कस करूंगा। तो ये ऐसा साइंटिफिकली होता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है 12-13 साल के बाद, मतलब एक मैच्योर एज तक 22-25 साल तक बच्चे जो हैं चीजों को अलग तरीके से लेते हैं। कभी डिप्रेशन में आएंगे, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई टेंशन रहता है तो कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं बता पाते किसी को भी। वो सोचते हैं माता पिता को बताएंगे तो शायद ना समझे, वो सोचते हैं फ्रेंड्स को बताएंगे तो शायद वो लोग मजाक उड़ा दें या किसी को बता दें, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर टीचर को बताएंगे तो टीचर हमको गलत समझेंगे, लेकिन गलत सही कुछ नहीं होता है। हर एक बच्चा अपने में एक अलग आइडेंटिटी रखता है, हर एक की अपनी एक प्रॉब्लम होती है। बट मेरे हिसाब से 90% प्रॉब्लम सारे बच्चों की एक ही होती है, जितना मैं काउंसलिंग करता हूँ। 80-90% सबका सेम प्रॉब्लम होता है, 10-20% थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, ब्रेन में, समझ आ रहा है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो ये हार्मोनल चेंजेस पीक होता है 18 ईयर्स 20 ईयर्स तक। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा नशे की आदत होती है या सबसे ज्यादा जो बुरी आदतें होती है वो 25 साल की एज तक होती है, और उसके बाद या 30 साल तक मैक्सिमम। 25-30 साल के बाद नशे की आदत बहुत कम होती है, मतलब जो लत लगता है ना लोगों को गलत चीजों, वो 25-30 साल के बाद बहुत ही रेशियो कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज, ये जो 10 साल का एज होता है गैप, इस समय या तो अच्छी आदतें अपनाएगा कोई बच्चा या तो बुरी आदतें अपनाएगा। और आदत तो आदत होती है, अच्छी होगी तो भी कंटिन्यू होगी, बुरी होगी तो भी कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बेटा, मतलब इसीलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ कुछ चीजें ऐसी बताते रहता हूँ जिससे कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक अच्छा इंसान भी बनो। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन हर कोई सफल नहीं होता है। जो अच्छा इंसान होता है, जो समझ रहे हो बात को, वो सफल यस बनता है। सर। पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छा बनना भी जरूरी है, क्योंकि बुरा बनना इस दुनिया में सबसे आसान है, अच्छा बनना बहुत कठिन होता है। और हमको हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। हर मतलब हार्ड वर्क का मतलब ये भी होता है जो टफ चीज होती है उसको पहले करना चाहिए। तो टफ चीज क्या है? अपने आप को अच्छा रखना, अच्छा बनाना, है ना। समझ आ रहा है बात, पढ़ाई अच्छे से करना। तो सिर्फ पढ़ना, शिक्षा लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। समझ आ रहा है बात। हमारा शिक्षा का मतलब होता है एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा आदत भी अपनाना, एक अच्छा इंसान बनना। ये भी शिक्षा का सबसे बड़ा मतलब 60% पार्ट तो यही होता है। बाकी तो बेटा फैक्ट्स एंड नॉलेज, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाए। समझ आ रहा बात। लेकिन अच्छा इंसान आप कहीं से भी नहीं बन सकते, वो आपकी शुरुआत यहीं से होती है, आपकी जर्नी यहीं से चालू होती है। आप नेट में सर्च मारना कि सबसे ज्यादा गलत आदतें जो होती है, बैड हैबिट जो होती है, वो कौन से एज ग्रुप की होती है, तब आपको समझ आए। क्योंकि जल्दी लत इसी समय होता है, क्योंकि ये ऐसा फेस होता है आप लोग जिस फेस में इस समय आप दुनिया बदलने के बारे में भी सोच सकते हो और दुनिया से हटने के बारे में भी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी हैबिट को अपनाते हो, किस तरह किस रास्ते पे जाते हो, सफलता के रास्ते पे या डूबने वाले रास्ते पे। ठीक है। आप देखना आपके स्कूल में जो अलग अलग सेक्शन में होंगे कई ऐसे बच्चे जो अलग आदतें हैं उनकी। तो आदत आदत होती है, याद रखिए। बुरी आदत भी एक आदत। आपके ब्रेन को ये नहीं मालूम है कि ये बुरी आदत है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं मालूम है। ब्रेन सिर्फ आदतों को अपनाता है अपनी एनर्जी बचाने की, बस। वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। इसीलिए अभी से गुड हैबिट्स अपनाने की हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एक बार ब्रेन गुड हैबिट्स डेवलप कर लिया तो आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे आपको भी नहीं मालूम चलेगा। हमेशा याद रखना, बुरा बनना आसान होता है, अच्छा बनना बहुत मुश्किल है ना। और मुश्किल काम हमको करना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान ही चीजों को अलग तरीके से करता है। चलो आज मैं छोड़ रहा हूँ।